हेलो, क्या हाल चाल? बढ़िया है, मजा में। सत्येंद्र कुमार, हाँ। क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, क्वेश्चन नहीं आया है, क्वेश्चन नहीं आया है, नहीं आया हुआ है। और रिवीजन करवा दिए थे। क्या बोल रहे हैं? नहीं हुआ था। अच्छा चलिए ठीक है। क्या पढ़ा रहे थे? गुप्त ना, गुप्त वंश ना। चलिए, पतन का कारण बता दिए था। अब प्रशासनिक व्यवस्था को देखना है तो गुप्तकालीन प्रशासन, हेडिंग मारिए गुप्तकालीन प्रशासन। गुप्तकालीन प्रशासन, गुप्तकालीन प्रशासन, प्रशासन। चलिए आ जाइए, अब आ जाइए, देखते हैं आप आगे। गुप्तकालीन प्रशासन समझते जाएंगे, लिखते जाएंगे, ठीक। जानते हैं कल रात में क्या हुआ है? ऊपर वाला क्लासरूम है ना, ऊपर वाला, रात में जो है, यानी कोई बच्चा 7 से 9, 7:30 से 9 जो बैच है वो बैच किया, और उसके बाद जो है वो क्लासरूम में जाइएगा तो एगो उधर से केबिन बना हुआ है, ठीक है, उसमें जाकर के वो छुप गया, ठीक है। और कैमरा सब चीज़ लगा उगा दिया, लाइट उट जो है, जो स्टाफ था वो सब चीज़ लगा उगा करके जो अपना चल गया, सब चल गया कोचिंग। और उसके बाद जो है वो कैमरा खोल लिया, ऊपर में जो है सोनी का कैमरा लगा हुआ था, 1,35,000 का कैमरा था, कैमरा खोल लिया। और उसके बाद जो है स्नेजर का माइक था वो खोल लिया, बैग में ले लिया, निकल गया, समझ गए। उसका जो है सीसीटीवी फुटेज में आया है, लेकिन अब लड़का को पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि लड़का है कौन, समझ गए। तो वीडियो जो है वायरल कर देंगे, समझ गए। आए आप लोग पहचान लीजिएगा, 7 से 9 बैच का कोई लड़का है, ठीक है। तो उसके विषय में पता करवा रहे हैं, पता तो चलिए जाएगा। देखिए, जब आप गलती करते हैं ना, जब आप चोरी करते हैं या कोई भी गलत काम करते हैं, तो आपको लगता है कि जो है कोई नहीं देख रहा है, कुछ नहीं होगा। अरे आप 1.5 लाख का सामान लेकर के गए, 1.5 लाख 1.25 लाख, समझ गए, 1.5 और 1.25 के बीच में होगा दोनों सामान का, जो सब लेकर के गया है। आप लेकर के गए हैं, मेरा भाग लेकर के थोड़े चल गए हैं जी, ठीक है। हम तो इसमें जो है कोचिंग के किसी स्टाफ का भी मिली भगत है, तो अब वो भी पता तो चलिए ना जाएगा, भले आज पता चले, 2 दिन के बाद चले, 10 दिन के बाद पता चले, पता चल जाएगा। तो अब देखिए, सीसीटीवी फुटेज भी पूरा देखना होगा, 8-10 घंटे का देखना होगा। तो देख रहा है, थोड़ा सा देखा है तो उससे ही पता चला है। लड़का का चेहरा तो आ रहा है, ठीक है, तो वो जो निकला है तो आगे और देख रहा है, तो जो भी आएगा बताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, चोरी करना गलत बात है, बताइए। किसी न किसी कोचिंग के स्टाफ का मिली भगत है, इतना हमको विश्वास है, समझ गए। मतलब सब हम ही को लूटने में लग गया। और जानते हैं हमारे स्टाफ सबको पतो नहीं चला कि कैमरा चोरी हुआ है। सुबह में 8 से 10 क्लास था, आज जो है क्लास के बाद, क्लास के दौरान ही सब बच्चा को चेक कर रहे थे, होमवर्क चेक कर रहे थे। उसी क्रम में गए तो हम देखे कैमरा कहाँ है। तो बाद में जो है 12 बजे जब मेरा क्लास खत्म हो गया, तब फिर बोले दीपेन जो है वो ऑनलाइन क्लास, बोले ऊपर में कैमरा कहाँ है जी? बोला नहीं कैमरा तो है ही है, कल तो क्लास हो भी किया है। बोले जाकर के देखिए तो कैमरा है कि ना है।
तब जाकर के गया तो पता चला ना कैमरा है ना माइक है, सब चीज गायब है। समझ गए? तो मतलब बड़ी अजीबो गरीब हाल है। अब बताइए क्या क्या लोग करने लगा है। कोचिंग खोलेगा वो, बताइए वो जो है 2.25 लाख का सामान है, वो बेचेगा तो मुश्किल से बिकेगा ना। 25-30 हजार बहुत हो गया, 25-30 हजार या मैक्सिमम 50 हजार बहुत हो गया। लेकिन बताइए कितना गलत कर दिया है। स्टाफ सबका भी होना चाहिए कि जहां पर गली कुछ है वो देख ले कि कोई नुकाया उखाया तो नहीं ना। बताइए अब तो ये चेक करना होगा। समझे? स्टूडेंटे का काम है। समझे? स्टूडेंट का काम है, कोई पढ़ने के लिए आया और उसमें मेरा स्टाफ भी मिला हुआ है, दोनों के मिली भगत से हुआ है। नहीं तो ऐसे बिना स्टाफ के तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, मिली भगत है लोगों का। समझे? चलिए अब आइए सुनिए। तो कुल मिलाकर के हम ये कहना चाह रहे थे कि आप लोग ये सब काम मत कीजिएगा। अरे हमसे ना बच जाइएगा महाराज, ऊपर वाला से बच पाइएगा। जब जाइएगा ना ऊपर जवाब देना होगा। समझ गए? आप हमको जवाब नहीं देते, हम तो मारते भी हैं या छोड़ भी देते, नहीं भी पीटते हैं। लेकिन ऊपर वाला हर हिसाब का चुकता करेगा। समझ गए? तो गलत चीज गलत ही होता है। चोरी करना गलत है, आज भी है, पहले भी था, आगे भी रहेगा। तो इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। बताइए कितना क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो इससे जो है आप लोग उसको श्राप दीजिए, जो चोरी किया है ना, आप लोग श्राप दीजिए कि उसको कुछ ना हो। समझ गए? हम तो ऐसा गाली देते ना, सुन के आप पगला जाइएगा। लेकिन देंगे ना, आप लोग के सामने ना देंगे। चलिए, तो है कि आप लोग वीडियो सब वायरल कर देते हैं। कहीं पर कुछ बोले थे, उसको वायरल कर दिया है कि देखिए मास्टर का कितना मन बढ़ गया है, लड़का को शराप देते हैं। समझ गए? तो इसलिए नहीं बोलेंगे ज्यादा। चलिए अब सुनिए। क्या गाली सीखना है क्या? आइए हम सिखा देंगे, बहुत बेहतरीन गाली सब हमको आता है। चलिए सुनिए। देखिए ये सब वायरल कर देगा, मास्टर गाली सिखाता है। नहीं, ये सब मत कीजिएगा, ऐसे बोले हैं। ठीक है, हमको कुछ होने आता है, गाली उली नहीं आता है। चलिए, प्रशासन, गुप्तकालीन प्रशासन, जानते हैं बड़ी दुख हुआ, क्या बताएं। अब जब से पता चला है ना चोरी हो गया, पढ़ाने का मन नहीं करता। अरे आदमी का 1 रुपया खो जाता है तो परेशान हो जाता है। मेरा 1.5-2 लाख का सामान चले गया है, बताइए। समझे? प्रशासन, प्रशासन क्या हुआ? बंद हो गया। अरे देखिए, हो गया, ब्लर हो गया है। देखिए वो जल्दी देखिए। अरे क्या दिक्कत है? हाँ ब्लर हो गया, हाँ सब चीज ब्लर हो गया। हाँ आ गया अब, हाँ आ गया। हाँ कैमरा में आगे पीछे होता है तो हो जाता है। ठीक है, चलिए अब शांत हो जाए, अब पढ़ना है, अब कॉन्सेंट्रेट हो जाइए। अब जो होना था वो तो हो ही गया। देखिए, गुप्तकालीन प्रशासन, गुप्तकाल की अगर हम लोग बात करें तो गुप्तकाल के समय राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन प्रणाली का ही प्रचलन हुआ करता था। जिस प्रकार से मौर्य वंश को देख लीजिए, कुषाण वंश को देख लीजिए, या नंद वंश को देख लीजिए, हर्यक वंश को देख लीजिए, हर राजवंश में राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन प्रणाली का ही प्रचलन हुआ करता था। उसी प्रकार से अगर गुप्त काल की हम लोग बात करें तो गुप्त काल में जो है राजतंत्रात्मक और वंशानुगत, राजतंत्रात्मक और वंशानुगत
वंशानुगत, मतलब राजाओं का शासन हुआ करता था वंशानुगत ढंग से। जैसे कि श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र घटोत्कच बना, घटोत्कच का उस उत्तराधिकारी उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम बना, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र समुद्रगुप्त बना, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र जो है आपको रामगुप्त, फिर रामगुप्त का भाई चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम। यही तो है वंशानुगत शासन, यानी एक ही वंश के लोग जो है शासक बन रहे हैं, एक ही वंश के लोग शासक बन रहे हैं। और राजाओं का शासन हुआ करता था, राजाओं का शासन हुआ करता था यानी राजतंत्रात्मक, और एक ही वंश के लोग शासक बन रहे हैं यानी वंशानुगत शासन प्रणाली गुप्त वंश के अंतर्गत हुआ करता था। और गुप्त काल की अगर बात करें हम लोग, तो गुप्त काल के दौरान जो है प्रशासन के शीर्ष पर राजा हुआ करता था, प्रशासन के शीर्ष पर यानी सबसे ऊपर में राजा हुआ करता था। सभी प्रकार के निर्णय अंतिम रूप से राजा के द्वारा ही लिए जाते थे, सभी प्रकार के निर्णय अंतिम रूप से राजा लेते थे। और जो है आपको युद्ध की घोषणा राजा करते थे, शांति की घोषणा राजा करते थे, युद्ध की घोषणा राजा करते थे, शांति की घोषणा राजा करते थे। न्याय अंतिम तौर पर राजा किया करता था, सबसे बड़े न्यायिक अधिकारी भी जो है आपको राजा ही हुआ करते थे। लेकिन अगर बात राजा की जाए, अगर बात राजा की जाए तो राजा जो शासन प्रशासन चलाते थे, राजा शासन प्रशासन मंत्रिमंडल के सलाह एवं सहयोग से चलाते थे। राजा शासन प्रशासन जो है मंत्रिमंडल के सलाह एवं सहयोग से चलाते थे। इस बात का विवरण कालिदास ने दिया है। कालिदास का नाम आप सुने होंगे। कालिदास जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था, कई सारे साहित्यों की रचना कालिदास ने की, कई सारे साहित्यों की रचना कालिदास ने की। और कालिदास ने ही अपनी रचना में इस बात का विवरण दिया है, कालिदास ने ही अपनी रचना में इस बात का विवरण दिया है कि जो है राजा गुप्त काल में मंत्री मंडल या मंत्री परिषद के माध्यम से शासन प्रशासन चलाया करते थे। और मंत्री मंडल में अलग अलग विभाग को अलग अलग नाम से पुकारा गया है। जैसे कि जो सेनापति होते थे उन्हें महाबलाधिकृत कहा गया है, जो न्यायाधीश होते थे उन्हें महादंड नायक कहा गया है, महादंड नायक कहा गया है। फिर जो शिक्षा एवं दान विभाग के प्रधान होते थे विनय स्थिति स्थापक कहा गया है, विनय स्थिति स्थापक कहा गया है। फिर जो युद्ध एवं शांति विभाग के मंत्री होते थे उन्हें संधि विग्रहक कहा गया है, संधि विग्रहक कहा गया है। फिर जो है आपको जो पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी होते थे उन्हें दंडपाशीक कहा गया है, उन्हें दंडपाशीक कहा गया है। अब ये सभी पदाधिकारियों का नाम था। जैसे जो सेनापति होता था उसको महाबलाधिकृत, क्या कहा जाता था? महाबलाधिकृत। अब जो मंत्रिमंडल में अलग अलग पदाधिकारी हुआ करते थे, मंत्रिमंडल के अंतर्गत जो अलग अलग पदाधिकारी हुआ करते थे, उन पदाधिकारियों में एक आपको कुमारामात्य हुआ करता था, एक आपको हुआ करता था कुमारामात्य, कुमारामात्य हुआ करता था। और कुमारामात्य की तुलना आज के आईएएस, आज के आईएएस से किया गया है, आईएएस से किया गया है। और कुमारामात्य के विषय में, कुमारामात्य के विषय में जो है यह कहा जाता है, कुमारामात्य के विषय में जो है यह कहा जाता है कि ये जो होते थे ये एक योजक कड़ी के रूप में काम करता था। ये केंद्रीय स्तर के प्रशासनिक व्यवस्था को प्रांतीय स्तर के प्रशासनिक व्यवस्था से आपस में जोड़ने का काम किया करता था। इसका मतलब समझिएगा आप, देखिए जैसे पटना को हाजीपुर से जोड़ने का काम महात्मा गांधी सेतु करता है, महात्मा गांधी सेतु करता है। और महात्मा गांधी सेतु के बाद इधर भी तो एगो सेतु बना है, दीघा में बना है ना जी, क्या नाम है उस? दीघा पुल कि जेपी सेतु, जयप्रकाश नारायण सेतु नाम दिया गया है जी, जेपी सेतु, जयप्रकाश नारायण सेतु नाम दिया गया है।
अरे बिहार दरोगा का बकलोल पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण सेतु कौन नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी पर बना हुआ है। कौन नदी पर? गंगा नदी पर बना हुआ है। ये जो जेपी सेतु है, तो जैसे जेपी सेतु जो है आपको पटना को उधर वैशाली से जोड़ता है, और इधर महात्मा गांधी सेतु भी जो है पटना को हाजीपुर, और हाजीपुर वैशाली में ही आता है। वैशाली जिला है, वैशाली के अंतर्गत जो है आपको हाजीपुर आता है, ठीक है। तो जोड़ने का काम करता है। उसी प्रकार से जो है, जैसे आज देखिए, आज केंद्रीय स्तर पर अलग शासन प्रणाली है, उसको मोदी जी देखते हैं। प्रांतों में अलग शासन प्रणाली है, अलग अलग प्रांत में अलग अलग लोग देखते हैं। जैसे बिहार में नीतीश कुमार जी हो गए, उत्तर प्रदेश में योगी जी हो गए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो गई, समझ गए। तो आपको जो है केंद्रीय स्तर के प्रशासनिक व्यवस्था को, केंद्रीय स्तर के प्रशासनिक व्यवस्था को प्रांतीय स्तर के प्रशासनिक व्यवस्था से आपस में जोड़ने का काम कुमारामात्य करता था। तो कुमारामात्य जो है केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन के बीच जो है एक योजक कड़ी के रूप में काम करता था। कुमारामात्य केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन के बीच जो है एक योजक कड़ी के रूप में काम करता था। और गुप्त काल में देखा गया है कि जो साधारण पुलिस कर्मचारी होता था, साधारण पुलिस सब होता था, उसको चाट और भाट कहा जाता था। चाट और भाट, समझ गए, चाट और भाट कहा जाता था। लेकिन जो पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी होते थे उनको दंड पासीक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दंड पासीक, दंड पासीक कहा जाता था। और गुप्त काल को अगर आप देखेंगे तो गुप्त काल से ही जो प्रशासनिक पद था वो वंशानुगत हो गया था। प्रशासनिक पद वंशानुगत हो गया, मतलब जैसे हम पुलिस अधिकारी बने तो हमारे जो वंशज होंगे आगे चलकर वही पुलिस अधिकारी बनेगा। तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में सिर्फ राजा का पद ही वंशानुगत नहीं हुआ करता था। ए बकलोल भी सुनिए ना, समझिए, मारेंगे एक जा पर हम। क्या बोल रहे थे? हाँ, गुप्त काल में राजा का पद तो वंशानुगत होता ही तो होता था, राजा का पद तो वंशानुगत होता ही होता था। और गुप्त काल से जो प्रशासनिक पद हुए वो भी वंशानुगत हो गया। और एक ही पद पर, एक ही व्यक्ति कई पद पर भी बैठा करते थे। इसका भी प्रमाण आपको गुप्त काल में ही देखने को मिला है। गुप्त काल में इस बात का भी प्रमाण देखने को मिला है कि एक पद पर जो है, एक ही व्यक्ति कई पद पर बैठे हुए हैं, एक ही व्यक्ति जो है कई पद पर बैठे हुए हैं। ये सब चीज आपको गुप्त काल में देखने को मिला है। और गुप्त काल की अगर हम लोग बात करें तो गुप्त काल के दौरान जो है समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों की उपस्थिति हुआ करती थी। चारों वर्णों की उपस्थिति हुआ करती थी। ब्राह्मणों का हमेशा सर्वोच्च स्थान रहा है। और अगर गुप्त काल की बात की जाए तो गुप्त काल में भी ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान रहा है। गुप्त काल में भी ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान रहा है। तो चार वर्णों की उपस्थिति थी, सर्वोच्च स्थान जिसमें ब्राह्मणों का था। और साथ ही साथ अगर समाज को आप देखते तो आपको यह पता चलता कि जो गुप्तकालीन समाज था उसमें महिलाओं की स्थिति में काफी ज्यादा गिरावट आई थी। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति में काफी ज्यादा गिरावट आई थी। और इस समय वैसी सभी प्रथाएं जो महिलाओं का शोषण करती थी, जैसे सती प्रथा महिलाओं का शोषण करती थी, पर्दा प्रथा महिलाओं का शोषण करती थी, बाल विवाह प्रथा महिलाओं का शोषण करती थी, वेश्यावृत्ति प्रथा महिलाओं का शोषण करती थी। यानी वैसी सभी प्रथाएं जो महिलाओं का शोषण किया करती थी, वे सभी की सभी प्रथाएं जो है गुप्त काल में प्रचलित थी। वे सभी की सभी प्रथाएं जो है गुप्त काल में आपको प्रचलित हुआ करती थी। तो महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय जो है इस कालखंड में देखने को मिला है। और इस कालखंड में जो वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं होती थी उनको गणिका कहा जाता था, गणिका कहा जाता था। और जो वृद्ध वेश्या होती थी, वृद्ध वेश्या को कुटनी कहा जाता था, कुटनी, समझिए, कुटनी कहा जाता था। इसके अलावे अगर आप गुप्तकालीन लोगों के
धर्म का अवलोकन करेंगे तो आप यह पाएंगे कि गुप्त काल में अधिकतर शासकों ने वैष्णव धर्म को अपनाया और भगवान विष्णु के सवारी गरुड़ को गुप्त शासकों ने अपना राजकीय चिन्ह बनाया था। गुप्त शासकों ने अपना राजकीय चिन्ह बनाया था। और साथ ही साथ धार्मिक क्षेत्र में अगर आप आगे चल करके देखेंगे तो धार्मिक क्षेत्र में आपको आगे चल करके यह पता चलेगा कि धार्मिक क्षेत्र में जो है गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। मंदिर निर्माण कला, मंदिर सब जो बनना प्रारंभ हुआ है, आज जो आप देखते हैं बड़े बड़े मंदिर देखते हैं, मंदिर सब जो बनना प्रारंभ हुआ है वह गुप्त काल से बनना प्रारंभ हुआ है। पहली बार गुप्त काल में ही मंदिर बनाए गए थे। गुप्तकालीन मंदिरों में मध्य प्रदेश के भीतर, उत्तर प्रदेश के भीतर सबसे ज्यादा मंदिर बनाए गए थे। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भीतर सबसे ज्यादा मंदिर बनाए गए थे। और गुप्तकालीन मंदिरों में जो सबसे प्रमुख मंदिर माना जाता है वह उत्तर प्रदेश के झांसी के देवगढ़ का दशावतार मंदिर, उत्तर प्रदेश के झांसी के देवगढ़ का दशावतार मंदिर सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है। और इस मंदिर में भगवान विष्णु को शेषनाग की सैया पर, शेषनाग मतलब सर, शेषनाग की सैया पर आराम करते हुए दिखाया गया है, समझ गए, विश्राम करते हुए जो है उस मंदिर में दिखाया गया है। और जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वह गुप्तकालीन मंदिरों में सबसे प्रमुख मंदिरों में से जो है आपको एक है। और यह जो मंदिर बना था यह पंचायतन शैली में बना था, पंचायतन शैली में। जैसे नागर दरबीर बेसर, नागर दरबीर बेसर, नागर दरबीर बेसर क्या है? तो ये सब मंदिर निर्माण की एक शैली है, मंदिर निर्माण की एक शैली है। बताए होंगे निश्चित तौर पर, बताए लिखाए भी होंगे हम कॉपी में, निश्चित तौर पर लिखाए होंगे, समझ गए। तो जिस प्रकार से नागर बेसर दरबीर मंदिर निर्माण की शैली है, उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें पंचायतन शैली, तो पंचायतन शैली भी मंदिर निर्माण की एक शैली है। देखिए पंचायतन शैली में क्या होता है जानते हैं? देखिए एक मुख्य मंदिर होता है और मुख्य मंदिर के चारों ओर जो है ना छोटा छोटा मंदिर होता है। देखिए अगर कहीं पर आप देखिए कि एक मुख्य मंदिर है और मुख्य मंदिर के चारों तरफ जो छोटा छोटा मंदिर होगा, अगर चारों तरफ मुख्य मंदिर के चारों तरफ अगर छोटा छोटा मंदिर है तो आप यह मान करके चलेंगे कि यह पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है आपको पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है। और हर कालखंड की भांति गुप्त काल में भी राजस्व का जो सबसे बड़ा स्रोत होता था, गुप्त काल में भी राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व हुआ करता था, जो कि उत्पादन का 1/6 भाग लिया जाता था, जो कि उत्पादन का जो है 1/6 भाग लिया जाता था। और साथ ही साथ जो है गुप्त काल में अगर आप देखेंगे तो गुप्त काल में सोना का मुद्रा हो गया, चांदी का मुद्रा हो गया, तांबा का मुद्रा हो गया, ये सब मुद्रा का प्रचलन देखने को मिलता है, जिसमें सोने के मुद्रा को दिनार, चांदी के मुद्रा को रुपया का, सोने के मुद्रा को दिनार, गुप्तकालीन जो सोना का मुद्रा होता था उसको दिनार कहा जाता था, और गुप्तकालीन जो चांदी का मुद्रा होता था उसको रुपया का कहा जाता था। और गुप्त काल के दौरान सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्का का प्रचलन हुआ। स्वर्ण सिक्का यानी सोने का सिक्का, अगर सोने के सिक्का को आप देखेंगे तो सोने के सिक्का का सबसे ज्यादा प्रचलन अगर किसी कालखंड में देखने को मिलता है तो वह आपको गुप्त काल है। गुप्त काल में सोने के सिक्का का सबसे ज्यादा जो है आपको प्रचलन देखने को मिलता है। और राजस्थान के बयाना से गुप्तकालीन सोने के भंडार मिले हैं। राजस्थान में बयाना पड़ता है, वहां से जो है सोने के सिक्के मिले हैं, जो सिक्का जो है अधिकतर सिक्का जो है आपको गुप्तकालीन है। क्या है? गुप्तकालीन है। क्लियर है? तो यहां तक पहले अब चीजों को लिखिए, फिर आगे बताएंगे। लिखिएगा। हाथ तेजी से चलाइए, स्टार मार मार के लिखना है, ठीक है? पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है? पॉइंट वाइज लिखना है, लिखिए, फटाफट लिखिए, तब थोड़ा प्रयास करेंगे आज खत्म कर देने का। जल्दी लिखिएगा तो खत्म हो जाएगा, ठीक है? गुप्त काल में राजतंत्रात्मक और वंशानुगत
गुप्त काल में राजतंत्रात्मक और वंशानुगत शासन प्रणाली का प्रचलन हुआ करता था। गुप्त काल में राजतंत्रात्मक और वंशानुगत शासन प्रणाली का प्रचलन हुआ करता था। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त काल में प्रशासन के शीर्ष पर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, गुप्त काल में प्रशासन के शीर्ष पर, गुप्त काल में प्रशासन के शीर्ष पर राजा हुआ करता था। गुप्त काल में प्रशासन के शीर्ष पर राजा हुआ करता था। युद्ध एवं शांति, उसी लाइन में, युद्ध एवं शांति की घोषणा राजा ही किया करते थे। युद्ध एवं शांति की घोषणा राजा ही किया करते थे। आगे कालिदास, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, कालिदास और कामंदक के विवरण। कालिदास और कामंदक, जैसे कालिदास विद्वान का नाम है ना, कामंदक भी विद्वान का नाम है, लिख देते हैं हम। कालिदास और कामंदक, कालिदास और कामंदक के विवरण से कालिदास और कामंदक के विवरण से यह पता चलता है कि राजा को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए मंत्री परिषद होता था। राजा को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए, राजा को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए, राजा को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए, राजा को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए, राजा को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद होता था। 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 फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, गुप्त काल में प्रशासनिक पद भी वंशानुगत हो गया था। गुप्त काल में प्रशासनिक पद भी वंशानुगत हो गया था। गुप्त काल में प्रशासनिक पद भी वंशानुगत हो गया था। इस समय यह भी देखने को मिला है कि
इस समय यह भी देखने को मिला है कि एक ही व्यक्ति कई अन्य पद पर आसीन होते थे। एक ही व्यक्ति कई पदों पर आसीन होते थे, कई अन्य पद नहीं। एक ही व्यक्ति कई पदों पर आसीन होते थे। एक ही व्यक्ति कई पदों पर आसीन होते थे। एक ही व्यक्ति कई पदों पर आसीन होते थे। एक ही व्यक्ति कई पदों पर आसीन होते थे। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट। गुप्तकालीन एक पदाधिकारी कुमारामात्य हुआ करता था। गुप्तकालीन एक पदाधिकारी कुमारामात्य हुआ करता था। फुल स्टॉप। अल्टेकर नामक विद्वान ने, अल्टेकर विद्वान का नाम है, अल्टेकर नामक विद्वान ने कुमारामात्य की तुलना आज के आईएएस वर्ग से किया है। अल्टेकर नामक विद्वान ने कुमारामात्य की तुलना आज के आईएएस वर्ग से किया है। फुल स्टॉप। कुमारामात्य। नेक्स्ट पॉइंट। कुमारामात्य नामक पदाधिकारी केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन के बीच, केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन के बीच एक योजक कड़ी के रूप में काम करता था। जानते हैं, हम सोचते हैं कि लोग चोरी कैसे कर लेता है, ठीक है, बड़ी सोच करके बड़ी अथी होता है, चोरी कैसे कर लेता है, ठीक है, आए कुछ काम होगा तो चोरी ये करेगा। अगला पॉइंट लिखिए। पता नहीं चीज हम आज तक सोचे नहीं थे, लेकिन अब
सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि लोग चोरी कैसे कर लेता है, जबकि नहीं करना चाहिए। हाँ, लिखिए कुमारामात्य के बाद आगे लिखिएगा। गुप्त काल में सेनापति को गुप्त काल में सेनापति को गुप्त काल में सेनापति को महाबलाधिकृत गुप्त काल में सेनापति को महाबलाधिकृत गुप्त काल में सेनापति को महाबलाधिकृत कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। गुप्त काल में गुप्त काल में न्यायाधीश को गुप्त काल में न्यायाधीश को महादंडनायक महादंडनायक कोमा सर्वदंडनायक महादंडनायक कोमा सर्वदंडनायक और दंडनायक महादंडनायक कोमा सर्वदंडनायक और दंडनायक। गुप्त काल में न्यायाधीश को महादंडनायक कोमा सर्वदंडनायक और दंडनायक कहा जाता था। गुप्त काल में न्यायाधीश को महादंडनायक कोमा सर्वदंडनायक और दंडनायक कहा जाता था। आगे, गुप्त काल में गुप्त काल में युद्ध एवं शांति विभाग के मंत्री को गुप्त काल में युद्ध एवं शांति विभाग के मंत्री को गुप्त काल में युद्ध एवं शांति विभाग के मंत्री को संधि विग्रहक कहा जाता था। 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 नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त काल में धर्म दान एवं शिक्षा विभाग के प्रधान को गुप्त काल में धर्म दान और शिक्षा विभाग के प्रधान को विनय स्थिति स्थापक कहा जाता था। विनय स्थिति स्थापक कहा जाता था। आगे, गुप्त काल में राजकोष विभाग के प्रधान को भंडाराधिकृत
राजकोष विभाग के प्रधान को गुप्त काल में राजकोष विभाग के प्रधान को भंडाराधिकृत कहा जाता था। भंडाराधिकृत कहा जाता था। गुप्त काल में, नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त काल में राज दरबार से संबंधित विषयों की देखरेख करने वाले अधिकारी को विषय गुप्त काल में राज दरबार से संबंधित विषयों के देखरेख करने वाले अधिकारी को महाप्रतिहार गुप्त काल में राज दरबार से संबंधित विषयों की देखरेख करने वाली अधिकारी को राज दरबार से संबंधित विषयों के देखरेख करने वाले अधिकारी को महाप्रतिहार कहा जाता था। महाप्रतिहार कहा जाता था। आगे गुप्त काल में लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी 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 लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी गुप्त काल में लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी महाछपटलिक कहा जाता था। गुप्त काल में लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी महाछपटलिक कहा जाता था। गुप्त काल में लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी महाछपटलिक कहा जाता था। गुप्त काल में लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी महाछपटलिक कहा जाता था। महाछपटलिक कहा जाता था। आगे गुप्त काल में पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी गुप्त काल में पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी गुप्त काल में पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। गुप्त काल में पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। गुप्त काल में पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। दंडपाशिक कहलाता था। आगे गुप्त काल में साधारण पुलिस गुप्त काल में साधारण पुलिस गुप्त काल में साधारण पुलिस और पुलिस कर्मचारी को गुप्त काल में साधारण पुलिस और पुलिस कर्मचारी को गुप्त काल में साधारण पुलिस और पुलिस कर्मचारी को चाट और भाट चाट और भाट चाट और भाट चाट और भाट कहा जाता था। चाट और भाट कहा जाता था। चाट और भाट कहा जाता था।
आगे लिखिएगा। गुप्तकालीन समाज में गुप्तकालीन समाज में चार वर्ण, गुप्तकालीन समाज में चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। गुप्तकालीन समाज में चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। गुप्तकालीन समाज में चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। गुप्तकालीन समाज में चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उपस्थिति हुआ करती थी। जिसमें सर्वोच्च स्थान ब्राह्मणों को प्राप्त था। 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 इस समय न्याय उसी में, हां, इस समय न्याय वर्ण के आधार पर, इस समय न्याय वर्ण के आधार पर, इस समय न्याय वर्ण के आधार पर किया जाता था। इस समय न्याय वर्ण के आधार पर किया जाता था। इस समय न्याय वर्ण के आधार पर किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, गुप्तकालीन समाज में, नेक्स्ट पॉइंट, गुप्तकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति गुप्तकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय, गुप्तकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। गुप्तकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। गुप्तकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। गुप्तकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी, काफी दयनीय हो गई थी। इस समय वैसी लगभग हर प्रथा प्रचलित थी। इस समय वैसी लगभग हर प्रथा प्रचलित थी। इस समय वैसी लगभग हर प्रथा प्रचलित थी जो महिलाओं का शोषण करती थी, जो महिलाओं का शोषण करती थी, जो महिलाओं का शोषण करती थी। जैसे सती प्रथा, जैसे सती प्रथा, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा। किसी यूनिवर्सिटी में पार्ट 1, 2 का एग्जाम सब चल रहा है। कौन यूनिवर्सिटी? पटना यूनिवर्सिटी में, मगध में, पाटलिपुत्रा में, मगध में भी चल रहा है, पाटलिपुत्रा में भी चल रहा है। ओ, शादी ब्याह का भी लगन है ना। लिखिए, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति प्रथा, पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति प्रथा इत्यादि का प्रचलन, वेश्यावृत्ति प्रथा इत्यादि का प्रचलन
इत्यादि का प्रचलन हुआ करता था। नीचे से नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त काल में नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं गणिका कहलाती थी। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं गणिका कहलाती थी। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं गणिका कहलाती थी। वहीं वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। वहीं वृद्ध वेश्याओं को वहीं वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। वहीं वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। आगे, गुप्त काल में आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत, गुप्त काल में आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत, गुप्त काल में आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत भूराजस्व हुआ करता था। गुप्त काल में आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत भूराजस्व हुआ करता था। गुप्त काल में आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत भूराजस्व हुआ करता था, जो कि उत्पादन का 1/6 भाग गुप्त काल में आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत भूराजस्व हुआ करता था, जो कि उत्पादन का 1/6 भाग लिया जाता था। उत्पादन का 1/6 भाग लिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त काल में नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त काल में कई प्रकार गुप्त काल में कई प्रकार के गुप्त काल में कई प्रकार के गुप्त काल में कई प्रकार के कई प्रकार के गुप्त काल में कई प्रकार के भूमि हुआ करते थे, जो निम्न है। गुप्त काल में कई प्रकार के भूमि हुआ करते थे, जो निम्न है, जो निम्न है। अब देखिएगा, लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा, लिखते जाइएगा। जैसे एक होता था आपको क्षेत्र, एक होता था क्षेत्र, क्षेत्र वैसी भूमि जहां पर कृषि की जाती थी उसी को क्षेत्र कहा जाता था। जिस भूमि पर कृषि की जाती थी उसको क्षेत्र कहा जाता था। क्षेत्र के बाद एक होता था वास, वास, वास वैसी भूमि जहां पर मानव निवास करते थे। वास, वास का मतलब रहना, वास का मतलब रहना, वास या वास्तु, समझिए, वास या वास्तु। तो एक होता था क्षेत्र जहां पर कृषि होता था उसको क्षेत्र, और एक भूमि होता था वास या वास्तु। वैसी भूमि जहां पर मानव रहते थे उसको वास योग्य भूमि या वास्तु कहा जाता था। फिर एक होता था जो है आपको गोचर, 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 जो चारागाह योग्य भूमि होता था, चारागाह योग्य भूमि, चारागाह योग्य भूमि होता था, उसी को गोचर कहा जाता था। अब कहिएगा चारागाह योग्य भूमि का मतलब क्या? यानी जहां पर पशु सब, जानवर सब चरने के लिए जाता था, उस प्रकार की भूमि को
गोचर कहा जाता था। ठीक है, तो लिखिए क्षेत्र, क्षेत्र हेडिंग मारिएगा क्षेत्र। वैसी भूमि जहां कृषि की जाती थी, वैसी भूमि जहां कृषि की जाती थी उसे क्षेत्र कहा गया। वैसी भूमि जहां कृषि की जाती थी उसे क्षेत्र कहा गया। आगे वास्तु या वास, वास्तु या वास, वास्तु या वास। रहने योग्य भूमि, मानव के रहने योग्य भूमि वास कहलाती थी। मानव के रहने योग्य भूमि वास कहलाती थी। मानव के रहने योग्य भूमि वास कहलाती थी। आगे गोचर, आगे गोचर, आगे गोचर, गोचर डैश दे करके। चारागाह योग्य भूमि गोचर कहलाती थी। 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 फिर आगे, आगे एक होता था खील, खील, खील कहा जाता था वैसी भूमि जो जोती नहीं जाती थी, उसी को खील। और एक होता था अपरहत। अपरहत जो है जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था, या वैसी जंगली भूमि जो जोती नहीं जाती थी उसको अपरहत कहा जाता था। तो खील, खील आगे हेडिंग मारिए खील, खील। वैसी भूमि जो जोती नहीं जाती थी खील कहलाती थी। वैसी भूमि जो जोती नहीं जाती थी खील कहलाती थी। वैसी भूमि जो जोती नहीं जाती थी खील कहलाती थी। वैसी भूमि जो जोती नहीं जाती थी खील कहलाती थी। आगे अप्रहत, अप्रहत, अप्रहत। अप्रहत डैश देकर। वैसी जंगली भूमि, वैसी जंगली भूमि जो जोती नहीं जाती थी अप्रहत कहलाती थी। वैसी जंगली भूमि जो जोती नहीं जाती थी अप्रहत कहलाती थी। वैसी जंगली भूमि जो जोती नहीं जाती थी अप्रहत कहलाती थी। वैसी जंगली भूमि जो जोती नहीं जाती थी अप्रहत कहलाती थी। नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त काल में गुप्त काल में सबसे ज्यादा, गुप्त काल में सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं, गुप्त काल में सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल में सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त काल में सोने के सिक्का को दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त काल में सोने के सिक्का को दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में सोने के सिक्का को दिनार कहा जाता था। सोने के सिक्का को दिनार कहा जाता था तथा चांदी के सिक्का को रुपया का कहा जाता था। तथा चांदी के सिक्का को रुपया का कहा जाता था। तथा चांदी के सिक्का को रुपया का कहा जाता था।
गुप्त काल में सोने के सिक्का को दिनार कहा जाता था तथा चांदी के सिक्का को रुपयका कहा जाता था, तथा चांदी के सिक्का को रुपयका कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त काल में दैनिक लेन देन में 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 दैनिक लेन देन में चांदी के सिक्का गुप्त काल में दैनिक लेन देन में चांदी के सिक्का अर्थात रुपयका का प्रचलन हुआ करता था। रुपयका का प्रचलन हुआ करता था। फुल स्टॉप। गुप्तकालीन, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, गुप्तकालीन सिक्कों के बड़े भंडार गुप्तकालीन सिक्कों के बड़े भंडार राजस्थान के बयाना से गुप्तकालीन सिक्कों के बड़े भंडार राजस्थान के बयाना से मिला है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा। गुप्तकालीन शासकों ने वैष्णव धर्म को अपना राजकीय धर्म बनाया। तथा गरुड़ को अपना राजकीय चिन्ह बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, मंदिर निर्माण कला का जन्म। नेक्स्ट पॉइंट, मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल में हुआ है। मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल में हुआ है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त काल में निर्मित सबसे ऐतिहासिक मंदिर
उत्तर प्रदेश के देवगढ़ के, उत्तर प्रदेश के देवगढ़ गुप्त काल में निर्मित सबसे ऐतिहासिक मंदिर, उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में, उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में निर्मित, उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में निर्मित, उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में निर्मित उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में निर्मित दशावतार मंदिर है, दशावतार मंदिर है। उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर है, दशावतार मंदिर है। इस मंदिर में भगवान विष्णु को इस मंदिर में भगवान विष्णु को शेषनाग की सैया पर, इस मंदिर में भगवान विष्णु को शेषनाग की सैया पर, शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हुए, विश्राम करते हुए, विश्राम करते हुए, विश्राम करते हुए, विश्राम करते हुए दिखाया गया है। विश्राम करते हुए दिखाया गया है, विश्राम करते हुए दिखाया गया है। फुल स्टॉप। यह मंदिर, उसी में यह मंदिर पंचायतन शैली में, पंचायतन, पंचा लिखना होगा, यह मंदिर पंचायतन शैली में, पंचायतन, पंचायतन, पंचायतन शैली में निर्मित है। चलिए, हमको लगता है जितना बताए थे उतना लिखा दिए, और कुछ बताए थे। हैं? हैं? जितना बताए थे उतना लिखा दिए, लिखा दिए। चलिए, गुरुजी लोग पढ़िएगा, 1 मिनट में पढ़िए तो उसको पढ़िए जितना लिखाए हैं अभी। पढ़िए। जितना लिखाए हैं पढ़िए, फिर आगे याद करवाएंगे।
सब ओवरऑल है। गुरुजी लोग पढ़ लिए? पढ़ लिए हीरो सब? दीजिए तो कॉपी दीजिए हीरो। सुंदर है आपका लिखावट। चलिए गुरुजी सब आइए, याद करना है मेरे साथ, ठीक है? हाँ। गुप्त काल में कैसा शासन था? बोलना है, बोलना है, क्या करना है? जो नहीं बोलिएगा। मुंह आना समझते हैं? मुंह आना समझते हैं? जैसे मुंह आ जाता है, खाना नहीं खाया जाता है। हाँ, कुछ बोले ना है हम, समझ जाइए। गुप्त काल में कैसा शासन प्रणाली था? गुप्त काल में प्रशासन के शीर्ष पर कौन होता था? कौन होता था? युद्ध एवं शांति की घोषणा कौन करता? राजा ना। अच्छा, राजा को सलाह एवं सहयोग देने के लिए मंत्री परिषद होता था? हाँ या ना? हाँ ना। गुप्त काल में प्रशासनिक पद वंशानुगत हो गया था? एक ही व्यक्ति कई पद पर बैठते थे? आए, किस काल में प्रशासनिक पद वंशानुगत हो? किस काल में? एक ही व्यक्ति कई पद पर बैठते थे, किस काल? आए, गुप्तकालीन किस पदाधिकारी की तुलना आज के आईएएस से किया? कुमारा। गुप्त काल के किस पदाधिकारी की तुलना आज के आईएएस से किया गया? है किसका? अच्छा, केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन के बीच योजक कड़ी के रूप में काम आए कौन करता था? अच्छा, कुमारामात्य की तुलना आज के आईएएस से किसने किया? अल्टेकर। किसने? कुमारामात्य की तुलना आज के आईएएस से किसने किया? किसने किया है? और इसके बाद आगे बताइएगा, गुप्त काल में जो सेनापति होते थे, सेनापति को क्या कहा जाता? सेनापति को न्यायाधीश को युद्ध एवं शांति विभाग के मंत्री को, युद्ध एवं शांति विभाग, धर्मदान और शिक्षा विभाग, राजकोष के अधिकारी, राज दरबार के विषयों की देखरेख, लेखा विभाग का अधिकारी, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, साधारण पुलिस और कर्मचारी, पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी, लेखा विभाग के सर्वोच्च अधिकारी, राज दरबार के विषयों की देखरेख करना, राजकोष, धर्मदान और शिक्षा, युद्ध एवं शांति, न्यायाधीश, सेनापति आय क्लियर। गुप्तकालीन समाज में कितने वर्ण? कौन? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और सर्वोच्च स्थान किसको प्राप्त? सर्वोच्च स्थान। महिलाओं की स्थिति अच्छी या खराब? खराब ना। महिलाओं की स्थिति कैसी?
सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, वेश्यावृत्ति प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रचलन था ना जी, इस सब प्रथा का प्रचलन था ना। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं क्या गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली वृद्ध वेश्याओं को आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत, उत्पादन का कितना 1/6 ना, जहां पर खेती किया जाता था, वैसी भूमि जहां खेती जहां पर रहता था लोग, चारागाह योग्य भूमि, जो भूमि जोती नहीं जाती थी, जंगली भूमि जो नहीं सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्का कौन काल, सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्का कौन गुप्त काल में। सोने के सिक्का को चांदी के सिक्का, दैनिक लेन देन में कौन सिक्का कब, दैनिक लेन देन में गुप्तकालीन सिक्कों के सबसे बड़े भंडार कहां से मिले, कहां से राजस्थान के बयान। गुप्तकालीन सबसे बड़े सिक्के का भंडार कहां से मिले, गुप्तकालीन शासकों ने कौन धर्म को अपना, कौन धर्म प्रतीक चिन्ह। मंदिर निर्माण कला का जन्म कौन काल में, मंदिर निर्माण कला का गुप्त काल का सबसे ऐतिहासिक मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्तकालीन सबसे ऐतिहासिक मंदिर देवगढ़ का कौन शैली में निर्मित, पंचाय कौन शैली में। चलिए आगे, अब आगे देखते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, गुप्त काल। अब आगे सुनिएगा, इतना याद करवा दिए ना। देखिए जैसे आज जो है कई प्रकार के उद्योग है, इधर देखिए ना, सुनिए ना, बढ़िया बढ़िया बात बता रहे हैं। सिर्फ ही लोग ने बोले, आप लोग को भी बोल रहे हैं। आप लोग ऐसे हल्ला काहे करते, हल्ला मत किया कीजिए, गलत बात है, ठीक है। चलिए ये हल्ला करने के कारण ही जो है कुछ बोले थे, चोरी हो गया। चलिए देखिए, जैसे आज कई प्रकार के उद्योग प्रचलन में है, जैसे कि लोह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग, दियासलाई उद्योग, कागज उद्योग, रासायनिक उद्योग, तमाम प्रकार के उद्योग प्रचलन में हैं। लेकिन गुप्त काल की अगर हम लोग बात करें तो गुप्त काल में इतने प्रकार के उद्योगों का प्रचलन नहीं हुआ करता था, लेकिन कुछ उद्योगों का प्रचलन हुआ करता था। जैसे गुप्त काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रचलन हुआ करता था, गुप्त काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रचलन हुआ करता था, गुप्त काल में धातु उद्योग का प्रचलन हुआ करता था, गुप्त काल में मृदभांड उद्योग का प्रचलन हुआ करता था। लेकिन इन सभी उद्योगों में गुप्तकालीन जो सबसे प्रमुख उद्योग था वह था आपको सूती वस्त्र उद्योग। और जैसे आज भारत कुछ वस्तु निर्यात करता है, मतलब दूसरे देश को देता है, और कुछ वस्तु आयात करता है। जैसे भारत गेहूं चावल निर्यात करता है, भारत में गेहूं चावल का उत्पादन आवश्यकता से अधिक होता है, जरूरत से ज्यादा होता है। जितना हम लोग को जरूरत है उससे ज्यादा होता है। तो जरूरत से ज्यादा होता है तो जैसे आप अपने घर के स्तर पर सोचिए, जब आपके खेत में इतना फसल का उत्पादन हो जाता है जितना आपको जरूरत है और जरूरत से ज्यादा हो गया,
जब जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा? बेचिएगा ना जी, आए बेचिएगा ना। अब भारत के भीतर जो है अधिशेष उत्पादन होता है गेहूं चावल का, मतलब जितना जरूरत है उससे ज्यादा उत्पादन होता है। तो स्वाभाविक सी बात है भारत क्या करेगा? क्या करेगा भारत? क्या करेगा? बेचेगा। क्या करेगा? बेचेगा। समझ गए? बेचेगा। तो भारत जो है गेहूं चावल का निर्यात करता है। और वही अगर पेट्रोलियम पदार्थ की हम लोग बात करें तो जो पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोलियम पदार्थ की जितनी जरूरत है भारत को, उतना पेट्रोलियम पदार्थ भारत को मिल नहीं पाता है। तो जो है भारत इसका निर्यात करता है, सऊदी अरब से हो गया, रसिया से हो गया, इस सब देश से जो है आयात करता है। क्या करता है? आयात। निर्यात बोल दिए थे पहले, आयात करता है। क्या करता है? आयात। क्या करता है? आयात। उसी प्रकार से अगर बात गुप्त काल की जाए, गुप्त काल के समय जो है भारत का जो व्यापार होता था, गुप्त काल के समय जो भारत का व्यापार होता था वह दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है। यहां जो रेड कलर से हम आपको ये किए हैं, ये दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है। तो गुप्त काल में भारत का व्यापार दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ होता था और गुप्त काल में भारत का व्यापार चीन के साथ होता था। तो गुप्त काल में भारत का व्यापार दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ, चीन के साथ और पश्चिमी एशियाई देशों के साथ भी होता था। पश्चिमी एशियाई देशों के साथ भी गुप्त काल में भारत का व्यापार होता था। अब देखिएगा, गुप्त काल में जो व्यापार का सबसे प्रमुख माध्यम था, जो व्यापारिक मार्ग था, वह आपको जलमार्ग के माध्यम से व्यापार होता था। जलमार्ग के माध्यम से व्यापार होता था और जलमार्ग के माध्यम से व्यापार होता था तो स्वाभाविक सी बात है व्यापार जो है बंदरगाह के माध्यम से होते होंगे। तो जैसे आज के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो आज के संदर्भ में भारत में 13 बड़े बंदरगाह है, लेकिन गुप्त काल में 2 प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। और गुप्त काल में 2 प्रमुख बंदरगाह जो है, एक बंदरगाह हुआ करता था भीरगू कच्छ, भीरगू कच्छ, एक बंदरगाह हुआ करता था भीरगू कच्छ, और एक बंदरगाह हुआ करता था ताम्रलिप्ति, एक बंदरगाह हुआ करता था ताम्रलिप्ति। तो जो भीरगू कच्छ बंदरगाह है और जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह है, ये दोनों गुप्तकालीन बंदरगाह है। और भीरगू कच्छ बंदरगाह गुजरात में, भारत के पश्चिमी भाग में, और ताम्रलिप्ति बंगाल में, यानी भारत के पूर्वी भाग में, भारत के पूर्वी भाग में। तो जो भीरगू कच्छ बंदरगाह था ये गुजरात में, ये गुजरात में, और जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह था ये आपको बंगाल में, ये आपको बंगाल में। तो गुप्तकालीन पूर्वी भाग का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति और पश्चिमी भाग का प्रमुख बंदरगाह भीरगू कच्छ। इस समय जो व्यापार होता था, अगर हम लोग देखें तो भारत का चीन के साथ व्यापार होता था। भारत चीन से क्या खरीदता था? तो भारत चीन से रेशम लेता था। क्या लेता था? रेशम। भारत चीन से रेशम का आयात करता था। किसका आयात? रेशम। फिर जो है इथियोपिया, यहां पर अफ्रीका महादेश में एक देश है इथियोपिया, इथियोपिया के साथ भी इस समय भारत का व्यापार होता था। इथियोपिया से भारत जो है हाथी दांत आयात करता था। क्या? हाथी दांत आयात करता था। फिर इधर अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप से जो है गुप्त काल में घोड़ा आयात किया जाता था। क्या आयात किया जाता था? घोड़ा। समझ गए? तो भारत का जो चीन के साथ, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ, इथियोपिया के साथ, अरब प्रायद्वीप के साथ व्यापार होता था। इसमें चीन से रेशम आयात किए जाते थे, इथियोपिया से हाथी दांत आयात किए जाते थे, और अरब प्रायद्वीप से घोड़ा आयात किए जाते थे। क्या? घोड़ा आयात किए जाते थे। क्लियर है? तो नीचे से नोट डाउन कीजिए, इतना पहले लिखिए जल्दी। गुप्तकालीन सबसे प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग था। 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 फुल स्टॉप। नीचे से अगला पॉइंट। गुप्तकाल में भारत का व्यापार, गुप्तकाल में भारत का व्यापार, गुप्तकाल में भारत का व्यापार गुप्तकाल में भारत का व्यापार दक्षिण पूर्वी एशियाई देश और चीन के साथ मुख्य तौर पर हुआ करता था।
गुप्त काल में भारत का व्यापार, गुप्त काल में भारत का व्यापार, गुप्त काल में भारत का व्यापार, गुप्त काल में भारत का व्यापार दक्षिण पूर्वी एशियाई देश और चीन के साथ मुख्य तौर पर हुआ करता था। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश और चीन के साथ मुख्य तौर पर हुआ करता था। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश और चीन के साथ मुख्य तौर पर हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट, गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह, गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ और ताम्रलिप्ति था। 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 भृगु कच्छ और ताम्रलिप्ति था, जिसमें भृगु कच्छ गुजरात में और ताम्रलिप्ति बंगाल में है। जिसमें भृगु कच्छ बंगाल, जिसमें भृगु कच्छ गुजरात में, जिसमें भृगु कच्छ गुजरात में, जिसमें भृगु कच्छ गुजरात में, जिसमें भृगु कच्छ गुजरात में और ताम्रलिप्ति, जिसमें भृगु कच्छ गुजरात में और ताम्रलिप्ति बंगाल में स्थित था। आगे गुप्तकाल में, नेक्स्ट पॉइंट, गुप्तकाल में, गुप्तकाल में, गुप्तकाल में, गुप्तकाल में, गुप्तकाल में भारत रेशम चीन से, गुप्त काल में भारत रेशम चीन से, रेशम चीन से कोमा, रेशम चीन से कोमा, हाथी दांत इथियोपिया से, हाथी दांत इथियोपिया से, हाथी दांत इथियोपिया से, हाथी दांत इथियोपिया से, इथियोपिया देश का नाम है। हाथी दांत इथियोपिया से, इथियोपिया देश का नाम है। हाथी दांत इथियोपिया से, और घोड़ा अरब प्रायद्वीप से आयात करता था। और घोड़ा और घोड़ा अरब प्रायद्वीप से आयात करता था। 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 दीजिए तो है हीरो। चलिए 1 सेकेंड में इसको याद करते हैं, ठीक है। चलिए आइए जल्दी, है सुन रहे हैं। गुप्तकालीन सबसे प्रमुख उद्योग, आय गुप्तकालीन सबसे प्रमुख उद्योग, आय गुप्त काल में भारत का व्यापार किस किस के साथ होता? दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया और गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह कौन कौन? भृगु कच्छ और भृगु कच्छ और भृगु कच्छ बंदरगाह कहां कहां? ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति। अच्छा, गुप्त काल में भारत चीन से क्या आयात? चीन से, इथियोपिया से, हाथी दांत इथियोपिया से, अरब प्रायद्वीप से, अरब प्रायद्वीप से, अरब प्रायद्वीप से। इतना बात याद हुआ? चलिए सुनिए हीरो सब, सुनिए ना हो। आप लोग काहे ऐसे करते हैं? आगे जो है अगले क्लास में उत्तर भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत उत्तर भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा अगले क्लास में। और उसके अगले क्लास से दक्षिण भारत का इतिहास प्रारंभ करेंगे। क्या? दक्षिण भारत का इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास। बात समझ में आया? आए? और जो है देखिए, हम आपको बोलते हैं जितना आप कंफ्यूजन में जाइएगा, जितना जिंदगी उतना उलझन में होते जाएगा। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको सफल होना है ना, कुछ नहीं करना है। कॉपी में जितना लिखाते हैं, आए
कॉपी में जितना लिखाते हैं और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं उसको रट जाना है। क्या करना है? और इसके अलावे अगर आपका 2 सब्जेक्ट खत्म हो गया, एक साइंस और एक आर्ट, कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिनका 2 सब्जेक्ट खत्म हो गया होगा, एक साइंस और एक आर्ट। कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनका एक साइंस और एक आर्ट खत्म हो गया है? कम से कम 2 सब्जेक्ट खत्म हो गया है। कितने लोग हाथ खड़ा कीजिए तो। जितने भी लोग हैं जिनका एक साइंस और एक आर्ट खत्म हो गया है वो डेली टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेंगे। समझिए, डेली टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे। जो डेली टेस्ट दोपहर में 12 से 2:30 के बीच में आता है, 50 क्वेश्चन रहता है, उसका डिस्कशन होता है। और जो शाम में 7 से 9:30 के बीच में होता है, 2 में से जिस भी टाइम में आपको फुर्सत है उस टाइम में आप डेली टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो पढ़ने के साथ साथ जो है एगो डेली टेस्ट भी कम से कम 1 साल तक आप दीजिए। समझ गए? और डेली टेस्ट में कुछ ऐसे भी प्रश्न, बहुत सारे ऐसे प्रश्न, कुछ नहीं बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपको पढ़ाने के वक्त हम नहीं बताए हैं, लेकिन वहां पर जो है क्वेश्चन के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से जो है वहां पर हर चीज क्लियर हो जाएगा। और जो आपको हर चैप्टर के बाद एक एक पेज छुड़वाते हैं, तो डेली टेस्ट में जो नया मिलेगा किसी चैप्टर का वो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। हम क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? हाँ, तो पढ़ने के साथ साथ जो है एगो टेस्ट भी ज्वाइन कीजिए। वैसे सभी छात्र जिनका 2 सब्जेक्ट खत्म हो गया, एक साइंस और एक आर्ट, जिनका खत्म नहीं हुआ वो नहीं ज्वाइन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 सब्जेक्ट खत्म होने के बाद एकदम टेस्ट, डेली टेस्ट ज्वाइन करना जो है आवश्यक है, अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए धन्यवाद। इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा आप लोग। धन्यवाद।